नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो से हम लाल किताब में दर्ज अलग अलग ऋण की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक उसी तरह आज हम शुक्र ग्रह के ऋण के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको शब्द दर शब्द बताते हैं कि पंडित श्री रूपचंद जोशी जी ने किताब में क्या लिखा है और उसका आज के समय पर क्या असर और क्या उसका मतलब दिख रहा है। उर्दू की लाल किताब 1952 के पेज नंबर 126, पेज नंबर 132, पेज नंबर 133 पर शुक्र ऋण का विस्तार से वर्णन दिया गया है और इसके 3 योग हैं जो इशारा करते हैं कि शुक्र ग्रह का ऋण कैसे बनता है। लाल किताब में इस ऋण का नाम स्त्री ऋण अर्थात औरत का ऋण बोला गया है। इसका पहला योग है जब खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 में शुक्र के दुश्मन सूरज, राहु या चंद्र बैठे हों तो शुक्र का ऋण बनेगा। दूसरा योग है शुक्र हो खाना नंबर 9 में, बुध हो खाना नंबर 2 या 7 में तो भी शुक्र का ऋण बनेगा। तीसरा योग है अगर शुक्र हो खाना नंबर 1 या खाना नंबर 8 से बाहर और खाना नंबर 2 या 7 में शुक्र के दुश्मन सूरज, चंद्र, राहु एक या एक से ज्यादा होकर बैठे हों तो भी शुक्र का ऋण बनता है। इसके हालात और इसकी निशानी क्या होगी? शुक्र के खराब होने की सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि व्यक्ति का अंगूठा बगैर बीमारी के खराब हो जाएगा, उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा या उसमें हरकत ही नहीं रहेगी। इसके अलावा व्यक्ति की त्वचा पर, स्किन पर कई प्रकार की डिसीजेस, स्किन डिसीजेस हो जाती हैं, जैसे कि स्किन सिरोसिस, खुजली या दाद, खाद वगैरह। उसके परिवार में विवाहित स्त्रियों का सुख हल्का या मंदा रहेगा। गर्भवती औरत की मृत्यु हो जाएगी। अगर वो किसान है तो उसे गायें पालने से नफरत होगी या अगर उसने पाली होगी तो वह अक्सर मरती रहेगी। यह ऋण इसलिए बनता है क्योंकि पिछले जन्म में हमने या हमारे बुजुर्गों ने गौ हत्या की होगी। जाने या ना जाने ऐसा पाप हमसे हो गया होगा जिसकी वजह से किसी गाय को हमारे खुद के द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा भूख प्यास से तड़पना या मरना पड़ा हो, या गौशाला वगैरह में किसी तरह का नुकसान हुआ हो, आग लग गई हो वगैरह वगैरह, या हमारी गलती की वजह से किसी भी कारण कैसी भी गौ हत्या हुई हो या उन्हें किसी भी तरह का कोई भयानक दुख झेलना पड़ा हो। मैं आज इन सभी के ऊपर बात करूंगा। इनमें से आज के युग की एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा दोस्तों। जो लोग बीफ बहुत चाव से खाते हैं, क्योंकि बीफ अब इंडिया में भी खूब धड़ल्ले से बिक रहा है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनकी वजह से भी गायें कटती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर हमें खबरों में मिल जाएंगे, जो अपने घर की बहू बेटियों को जिंदा जला देते हैं, उन्हें खून के आंसू रुलाते हैं, दहेज के लिए उन्हें तंग करते हैं, या उनकी वजह से जो उनकी बहू है वो आत्महत्या करती है। खास करके वह बहू अगर गर्भ से हो तो इसका रूप और भी भयानक हो जाता है और ये ऋण उनके सर पर चढ़ जाता है। यही लोगों की वजह से शुक्र के ऋण बनते हैं, जिससे आने वाली कई पीढ़ियां इसका दंश झेलती हैं, उन्हें झेलना पड़ता है। इसके दंश का जो बोझ है परिवार, उसका असर क्या आएगा? परिवार की औरतें बाज रहती हैं, बच्चा नहीं होता, यानी उन्हें औलाद का सुख नहीं मिलता। यहाँ सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं, नर औलाद या बेटा नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी वंश वृद्धि रुक जाती है। लाल किताब 1952 के पेज नंबर 132 पर शुक्र ऋण के बारे में लिखा है कि शादी हुई या होने के लिए बाजे बजने लगे। ये सब स्क्रीन पे आप देख भी पाएंगे, मैं ओरिजिनल वर्डिंग्स आपको बोलने जा रहा हूं। शादी हुई के बाजे बजने लगे,
जिस्म को धोया बनाया, जिल्द चमकने लगी। जिल्द को स्किन बोलते हैं हम लोग। खूबसूरती ने साथ दिया, औरत या खाविंद बन बैठे, मगर वसल की रात, शादी का फल, औलाद नरीना या दुनियादारी, जाहिरदारी का नतीजा भी भला ना पाया गया। कहीं जिल्द में कोड़ या फुलहरी वगैरह, सफ़ेद दाग जिसे बोलते हैं। खुशी के मातम का साथ, यानी इधर शादी हो रही हो, उधर उसी वक्त ही या इसी के लगभग इन्हीं का कोई मुर्दा जल रहा हो या जलाने के लिए तैयार होगा। अगर कोई फतेह होती होगी तो किसी ना किसी का कफन खरीदा गया होगा। बहरहाल खुशी के पल में गमी का बीज मिल रहा होगा, मगर पता ना चला कि शादीशुदा औरत या मर्द में असल भागवान कौन था, जिसके ऐसे शुभ काम होते ही घर में बंदर कीला, ये खेल है जो पंजाब के लोगों को पता है, आज और जमी हुई मिट्टी उड़कर सिर पर पड़ने लगी और गऊ और माता दोनों रात को बिलखने लगे। एक चूड़ी टूटी, दूसरी के तोड़ने की कोशिश की गई, या कई एक एक थमते थमते ही खुद ब खुद गई, मगर भेद ना खुला कि मर्द था या औरत, जिसकी खूबसूरती को देखते ही एक ने आंसू बहाए, जो जाहिर ना हुए कि वह बेहद खुशी के थे या मातम में जले हुए दिल की भाप का पानी, जो दिल से उछलकर बाहर कतरे कतरे होकर बहने लगा। मैंने पहले ग्रहों पे लिखी पंक्तियां कुछ इस विस्तार से, कुछ इसके मतलब को खोलकर बताई थी, पर मुझे लगता है कि इन पंक्तियों को अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अगर इसे थोड़ा थोड़ा स्क्रीन पर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको इसका एक एक शब्द अपने आप ही आपके मन में खुलता चला जाएगा। और जब भी सुबह का जब न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे ना, तो अक्सर आपको कोई ना कोई खबर आपको ऐसी ज़रूर मिल जाएगी, कोई न्यूज़ ऐसी ज़रूर पढ़ोगे जिसमें आपको खुशी के मातम का साया, खुशी में मातम का साया पड़ा हुआ दिखेगा। किसी ना किसी परिवार की खुशी में गम का बीज जरूर दिखेगा। तब आप तो ऊपर लिखी पंक्तियां याद करके समझ ही जाएंगे इसका उपाय क्या लिखा है पंडित जी ने। 100 गायें, 100 गौशाला में ऐसी 100 गायें, गौ माता जो मादा हो, यानी कि उनमें बैल या नर गायें ना हो, कोई भी गाय उनमें से जख्मी ना हो, किसी तरह की अंगहीन ना हो, उनको पूरे खानदान से बराबर बराबर का पैसा डालकर भोजन या चरी आदि खिलाना है, ऐसा वर्णन दिया है। लेकिन याद रखें ये 43 डेज नहीं, 43 हफ्ते का उपाय है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो में बताए गए हालात अपने किसी परिचित से मिलते दिखे तो उसे ये वीडियो उसका शेयर जरूर कीजिए। अगर किसी ने अपनी बहू को तंग करते हुए आपको ऐसा लगे कि कोई अपनी बहू को तंग कर रहा है, तो उसे भी ये वीडियो जरूर दिखाएं, ताकि उन्हें इसका अंजाम पता लगे और उसकी आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको या उनके बच्चों को, उनके आने वाली संतानों को इसका दंश ना झेलना पड़े। इतने शब्दों के साथ मैं आज की इस वीडियो से विदा लेता हूं, लेकिन अंत में आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये उपाय एक कुंडली को देखकर इनका निर्धारण नहीं हो सकता। इसलिए एक कुंडली के अंदर अगर आपको ऐसा योग दिख रहा हो तो उसका वहम मत कीजिए, और अगले कुछ ऋण के लिए हमारे साथ बने रहिए। अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेके ही इसका उपाय कीजिए, वरना ये उपाय आपको नुकसान दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें
और बेल आइकॉन प्रेस करें।